चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी अभी अपनी क्लास, ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि हमारा चल रहा है, वो क्वेश्चंस चल रहे हैं जिसमें हम लोग गाइस मार्शल एंड डिमांड को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये एडवांस इकोनॉमिक्स या एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब ये मान के चलो कि आपको एक बेसिक लेवल की माइक्रो तो सबको आती है, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो जो क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बताई है, उन्हीं वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं। एंड हाँ, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है, हमारे एक स्टूडेंट है और जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा थे सीयूईटी में, उन्होंने टॉप 20 में अपनी रैंक हासिल करी है। आई थिंक 11th या 12th रैंक है उनकी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट टॉप 20 में आया है। अभी तक जो पहली लिस्ट आई है उसके अंदर अराउंड अभी परसों तक तो मुझे 11 मैसेजेस आ गए थे बच्चों के कि हमारा सिलेक्शन हो गया। एंड उसके बाद में मेरे पास में 7-8 मैसेजेस और आ गए हैं, ठीक है। तो मोरलेस 17-18 स्टूडेंट्स का भी डीएससी में, देखो मैं डीएससी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डीएससी है, काफी लोगों का जेएनयू भी आया, ठीक है। बाकी हम सिर्फ अभी डीएससी के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सबके सब कहीं ना कहीं फिट हो चुके हैं। अभी परसों 2 लोगों का कॉल आया था, एक का नाम आई थिंक इशिता और एक का नाम प्रेरणा, शायद आई थिंक ये नाम था। वो उनका शिव नादर हो गया, दोनों का। देखो दोनों फ्रेंड्स, दोनों साथ, जिन दोनों ने साथ में कोचिंग ज्वाइन करा, दोनों कॉलेज में एक साथ, ठीक है। इवन दोनों स्कूल में एक साथ, दोनों स्कूल में सेम फ्रेंड्स, कॉलेज में सेम क्लास, ठीक है। उसके बाद में सेम कोचिंग, साथ साथ आना जाना, और सेम ही इन दोनों का शिवनादर हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल लेवल से शुरुआत हुई और मास्टर लेवल पे दोनों साथ में। तो काफी लोग ऐसे जिनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूंगा कि परेशान नहीं होना है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। अभी ये टेंशन नहीं लेनी कि सिलेक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा। अब सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। जो भी मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स वाला पोर्टल बताया था, उसको भी अपने एक पेज पे रखो, ठीक है। और एक तो आप, हमारी की स्ट्रेटेजी होती है जो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, एक आप अपनी भी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। अपनी आप स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सिलेबस सीयूईटी का और आईटी जैम का, ये 2 सिलेबस अपने माइंड में रखो और इन सिलेबस के बेसिस पे अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को इतने महीनों में इतना टॉपिक्स या इतना सिलेबस कवर करना है। समीर सर के साथ में, सुदीप सर के साथ में तो कवर करना ही करना है, मुझे अपने एंड पे भी कवर करना है। हाँ, गाइडेंस हम इन दोनों से लेंगे, मेनली समीर सर से गाइडेंस लेंगे। पोर्टल है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ है, ठीक है। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक, जो क्वेश्चन कराया था, वो था एलन सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। वो क्वेश्चन था बेटा एलन सब्स्टिट्यूट। मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं एलन सब्स्टिट्यूट, ये क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था, दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और x प्लस का 2y। ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्लास के अंदर हो चुका है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा रिकॉल। मैंने, हम लोगों ने इसका एक इंडिफरेंस कर्व बनाया था, दैट इज x, दैट इज y, और कुछ इसका जो इंडिफरेंस कर्व बना था वो कुछ इस प्रकार बना था, ठीक है। ये इसका पॉइंट था। यहां से एक आपने लाइन बना दी होगी, इसे बोला था इन्होंने एक्सपेंशन लाइन, ठीक है। एक्सपेंशन लाइन, एक्सपेंशन पाथ भी कह सकते हो। जो पॉइंट होता है इसे हम किंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये इसका इंडिफरेंस कर्व होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर लिया था, अगर आपको याद हो अच्छे से। उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या किया था, फॉर ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको याद हो, हमने ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस किया था, एक हमारी नंबर लाइन थी इधर, दैट इज हाफ, और एक 2। ये अगर आपको याद हो, क्योंकि देखो इसके 2 एमआरएस होंगे, एक बार एमआरएस 2 होगा, एक बार एमआरएस हाफ होगा। तो ये था। तो यहाँ पे आपके 5 केस बने थे, जैसे केस नंबर 1, व्हेन द प्राइस रेशियो इज लेस देन हाफ, तो यहाँ पे ओनली एक्स आया था, m by p1 एंड y इक्वल्स टू 0। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें थी। दूसरा, व्हेन द प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू हाफ,
then the answer is basically what, x is equals to m by p1 to किंक, और किंक की वैल्यू थी दैट इज m अपॉन में p1 प्लस p2। भूल गए हो तो रिकॉल कर लीजिए कॉपी के पेज पलट कर, एंड यहीं पर y की वैल्यू जीरो थी एंड ये थी m बाय p1 प्लस p2। थर्ड केस था व्हेन द प्राइस रेशियो इज लेस देन हाफ, मोर देन हाफ एंड लेस देन 2। यहाँ पे जो x का आंसर आया था वो आया था m अपॉन में p1 प्लस p2 एंड y का आंसर आया था m अपॉन में p1 प्लस p2। ठीक है, तो इसमें x और y का आंसर m अपॉन में p1 प्लस p2, m अपॉन में p1 प्लस p2 आंसर आया था। राइट, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। एंड आफ्टर दैट हमारा फोर्थ केस बना था यहाँ पे, दैट इज प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू 2। प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू 2, प्राइस रेशियो जो है वो 2 के बराबर होगा। अब जरा वो भी समझ लीजिए आप लोग गाइस, इधर देखिए जब प्राइस रेशियो 2 के बराबर था तो x का आंसर या तो 0 था या फिर m बाय p1 प्लस p2 था, और y का आंसर m बाय p2 टू m अपॉन में m अपॉन में p1 प्लस p2 था। और जो फिफ्थ केस है वो था प्राइस रेशियो इज मोर देन 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू m बाय p2। ये आपको ये क्वेश्चन था। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन का हमेशा आंसर ऐसा रहेगा। अब आप बोलो सर हमेशा का मतलब क्या होता है? देखो इतना होगा कि आपका स्लोप बदल सकता है, इतना होगा कि आप लोगों के यहाँ पे स्लोप बदल सकता है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना 2x प्लस का y, x प्लस का 2y, यहाँ पे 3 हो सकता है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म होगी कि यहाँ पे जब अब आईसीस का हमेशा ऐसे बनेगा। अगर इस प्रकार का रहेगा, कांस्टेंट वैल्यूज अगर बदल जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आईसीस का ऐसे ही रहेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात गाइस यहाँ पे क्या होगी जरा समझना बहुत ज्यादा ध्यान से, कि इसमें जो हमेशा स्लोप आएंगे, दो स्लोप आएंगे, एक स्लोप होगा स्मॉलर, एक स्लोप होगा लार्जर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके दो स्लोप आएंगे, एक स्लोप होगा स्मॉलर और एक स्लोप होगा लार्जर। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ दो प्रकार के स्लोप आएंगे, एक स्लोप होगा स्मॉलर और एक स्लोप होगा लार्जर। अब आप समझिएगा, देखिए जब भी हम हाफ की बात कर रहे हैं तो हाफ को हम स्मॉलर स्लोप बोल रहे हैं, और जब भी हम 2 की बात करें तो हम लार्जर स्लोप बोल रहे हैं। ठीक है, लार्जर एमआरएस या लार्जर स्लोप। आपके मन में अभी भी डाउट आ रहा है कि सर नहीं बात में नहीं समझ में आ रही। सोचो अगर यूटिलिटी फंक्शन होता है ये मिनिमम ऑफ 2x प्लस का 3y कॉमा 3x प्लस का 2y। अब क्या क्या स्लोप होता है? एक स्लोप होता है 2/3 और एक स्लोप होता है 3/2। तो ये दो कांस्टेंट स्लोप है, डेफिनेट सी बात है एक स्लोप उसमें छोटा होगा और एक स्लोप उसमें बड़ा होगा। बात सही में आ गई। अगर दो स्लोप बन जाते हैं तो ध्यान रखना आपके 5 केस बनेंगे। यहाँ जो मैंने हाफ लिखा है आप इसको स्मॉलर बोल सकते हो, यहाँ जो मैंने 2 लिखा है आप इसे लार्जर बोल सकते हो। ठीक है, तो स्लोप स्मॉलर है या स्लोप लार्जर है, कंपेरिजन आप समझ लीजिए। ये जो आंसर्स मैं बता रहा हूं ये वाले, ये आंसर, ये वाला आंसर, ये मतलब ये वाले आंसर्स, ये आंसर्स, ये आंसर्स, ये हमेशा यही रहेंगे, ये हमेशा यही रहेंगे, सेम रहेंगे। और यहाँ जो मैंने लिखा m अपॉन में p1 प्लस p2 ये किंग आंसर है। किंग आंसर मतलब ये अंडरस्टूड है, ये हमेशा ये वाला पॉइंट रहेगा। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप ना कंसेप्ट पर ध्यान दो, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे ध्यान मत दो। मतलब यहाँ पे डिजिट चेंज हुए हैं इस पे ध्यान मत दो, आप ध्यान दो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे। क्या सर अगर वो सॉरी कंसेप्ट पे ध्यान दो कि सर कंसेप्ट समझा दो क्या होता है। पहले बताओ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली, बढ़िया से बिंदास से, है ना? अब मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट समझाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा नोट, दैट इज एक छोटा सा नोट के व्हेन प्राइस रेशियो इज लेस देन, या वैसे अब लिखे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ओरल बता रहा हूं, अब लिखे, मैं ओरल बता रहा हूं, अब लिखिए। व्हेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा। व्हेन प्राइस रेशियो इज लेस देन स्मॉलेस्ट स्लोप, लिखिए आप, व्हेन प्राइस रेशियो इज लेस देन स्मॉलेस्ट स्लोप, is less than smallest slope, then consumer will prefer only good x, then consumer is prefer only good x,
कंज्यूमर प्रेफर्स ओनली गुड एक्स। कब? व्हेन प्राइस रेशियो इज लेस देन स्मॉलेस्ट स्लोप। व्हाट इट? सेकंड पॉइंट लिखिएगा, व्हेन प्राइस रेशियो इज मोर देन लार्जेस्ट स्लोप। व्हेन प्राइस रेशियो इज मोर देन लार्जेस्ट स्लोप। व्हेन प्राइस रेशियो इज मोर देन लार्जेस्ट स्लोप। largest slope. When price ratio is more than largest slope, then consumer will purchase only good buy. Then consumer will purchase only good buy. Then consumer will purchase only good buy. अगला लिखिएगा, अगली लाइन में, when price ratio lies between, when price ratio lies between largest and smallest slope, when price ratio lies between largest and smallest slope, when price ratio lies between largest and smallest slope, then he will be at kink point. 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 ध्यान रखना, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। आगे लिखिएगा, when price ratio is equals to, when price ratio is equals to, when price ratio is equals to smallest slope, when price ratio is equals to smallest slope, then he will consume both goods, but his preference is more on good X. But his preference is more on good X. क्या बोला मैंने बोला if the price ratio is equal to the smallest slope, then his preference is more on good X. ठीक है, अगला लिख लीजिएगा, पांचवा, when price ratio is equals to largest slope, when price ratio is equals to largest slope, then consumer will prefer both goods, but his preference is more on good buy. But his preference is more on good buy. ठीक है, ये यहां तक कि आप मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका ना मैं अभी आपको हिक्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि जब हम सलस्की वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं इसका हिक्स आपको बता दूंगा। अभी हम सिर्फ उन्हें क्वेश्चंस में ऑप्टिमाइजेशन या मार्शियलियन को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये बड़ा देर में रफ होता है यार ये। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं वो है, मैं एक बार देख लेता हूँ, हमने ये कर लिया, वेल बिहेव्ड हो गया, पता लीनियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का रूट वाई। ठीक है बेटा, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है?
इसे सॉल्व कैसे करना है? देखिए हमारे पास जो बजट कंस्ट्रेंट है वो है P1x प्लस का P2y इज इक्वल्स टू इनकम, और मैंने इसका MRS निकाला, दैट इज MUX अपॉन में MUY। जरा समझिएगा आप, MUX अपॉन में MUY, MUX आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, MUY आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट वाई। ठीक है, यहां से ये कैंसिल आउट, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये मिल गया आपको रूट वाई अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, रूट वाई अपॉन में रूट एक्स। एक बार ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, अगर x को बढ़ाने से, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वाई यू यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर। देखो सुनो, मैं इस क्वेश्चन में लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करना चाहता हूं, और आप सबको पता है लेग्रांज मल्टीप्लायर क्या होता है, लेग्रांज इज इक्वल टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी वाला कंसेप्ट, मैं वो यूज करना चाहता हूं। बट उसको यूज करने से पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ब्लर बेटा 1 मिनट का समय दो मुझे, भारती जी 1 मिनट का समय दो बस। ये वो सेटिंग करते हैं, वो मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले करी नहीं, मैं 1 मिनट कर देता हूं। अब नहीं होगा बुलेट बेटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करना होता है। तो एक ना मेथड बता रहा हूँ, मेरे ना बहुत सारे मेथड्स हैं, अब मैं काफी लोगों को सिखाता हूँ, जो लोग मुझसे अंडर ग्रेड में पहले पढ़ते थे, तो मैं काफी कुछ मेथड सिखाना चाहता था, मैं सिखाता भी था। देखिए जिस सिचुएशन में आप लोग अभी सारे हो, अभी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू आर स्टिक कि सर एक क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन ये है, राइट। लेकिन मुझे एक्चुअल पता है कि किसी भी क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में कोई मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में वही मेथड क्यों यूज हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी नॉलेज होती है। मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन में कोई मेथड यूज कर रहे हैं, व्हाई वी यूज ओनली दैट मेथड, व्हाई नॉट अदर। तो उसके लिए भी डिटेल नॉलेज, ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन से आपको समझा पाऊं, डिटेल नॉलेज होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से हमेशा ये रहती है कि आप लोग लाइव क्लास में तो मेरे साथ पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए तो जो मेरा रिकॉर्डेड पोर्टल है मुझसे पूछ लो। जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फोल्डर पर जाना, वीडियोस पर जाना, लेवल 1 पे जाना, वहां पे कंसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों चीजें उनको देख देना, देख लेना उनको सबको। जब उसको देख लोगे तो आप देखना आपको मेरी क्लास बहुत ही अच्छी समझ में आएगी, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी, और इसमें एंड ऑफ द डे आपका फायदा है। आप सोचोगे सर ये कहानी क्यों बता रहे हो, सुनो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये कौन सी कंट्री के लिए वैलिड होता है, ये बात मैंने वहां बताई है। अब बोलो सर आप यहां भी बता दो, क्या फर्क पड़ रहा है, बता ना, मैं बता सकता हूं, लेकिन गाइस बहुत सारी बातें हो जाएंगी। एक क्वेश्चन 2 घंटे ले जाएगा, मैं आपको डेटा में दे सकते हैं चीज, एक क्वेश्चन 2 घंटे ले जाएगा, मैं अगर इसी क्वेश्चन पे सेंटी हो जाऊं। समझ में आई मेरी बात? अब जरा सुनो, ये कौन सी कंट्रीज के लिए वैलिड है प्रेफरेंस, मैं आपको बताता हूं। ये हाईली पुअर कंट्री के लिए वैलिड है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। ये वो जो अफ्रीका की जो वो कंट्रीज है ना, आदि मानव वाली कंट्रीज टाइप है ना, आदिवासी टाइप जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब वगैरह हैं, जिन तक अभी भी बहुत सी फैसिलिटी नहीं पहुंची है, ये उन वैरायटीज के लिए। यहाँ पे जो एक्स है वो नेसेसरी कमोडिटी, और जो वाई है वो भी नेसेसरी कमोडिटी है। यानी ये लोग कभी भी अपनी जिंदगी में लग्जरी कमोडिटी कंज्यूम नहीं करेंगे। डेवलपिंग, और भारती जी आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग वो होती हैं जो रूट एक्स प्लस वाई की होती हैं। जैसे इंडिया इज डेवलपिंग नॉट डेवलप्ड, तो लेकिन इंडिया में अलग प्रेफरेंस यूज होता है। अब आप लोग अफ्रीका की कंट्रीज का इमेजिनेशन करो, जो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट आपको पता होगा बहुत सी कंट्रीज बहुत ही ज्यादा गरीब है, बेचारी बहुत ही ज्यादा गरीब। ध्यान रखना, जब दोनों के दोनों कम्युनिटी नेसेसिटीज होते हैं, यानी अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपना इनकम का सारा रुपया सिर्फ हमेशा रोटी कपड़ा मकान पे ही खर्च कर रहा हूं, इसका मतलब मैं गरीब हूं भाई, और मैं अमीन नहीं हो सकता कभी भी। वो सुना है ना, गरीब आदमी चला हमेशा गरीब क्यों रहता है, क्योंकि वो उतने कमाता है जितनी उसकी डेली बेसिस की नेसेसिटीज कंज्यूम होती है, या तो फूड और क्लॉथ।
या दो दो तीन आप नेसेसिटीज मान लो, वो कब आपने देखो आज की डेट में ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद जिंदगी में कभी बाइक भी नहीं ले पाते हैं, कार तो बहुत दूर की बात है। जो काफी लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर अपने रेंट पे ही निकाल देते हैं, रेंट के घर में अपना घर नहीं ले पाते हैं। या बहुत से लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में अपना पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, इनफैक्ट रेंट भी नहीं ले का घर नहीं ले पाते हैं, समझ रहे हो। तो वो कैसे, वो उन लोगों की एग्जाम्पल, मतलब उन लोगों का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। वो कंट्री है, वो पीपल जो हाईली पुअर हो, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे जरा ध्यान से, अगर x को, अब मैं बता रहा हूं वाई वी यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर, बिकॉज वी हैव टू यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर, ये कंफर्म क्लियर है। लेकिन वाई देखो मेथड, अगर मैं x को बढ़ाता हूं और अगर MRS कम होता है तो इस बात से ये रिजल्ट मिलता है कि जो प्रेफरेंस है वो स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, और जो कमोडिटीज हैं वो गुड इन नेचर हैं। ऑब्वियसली बात है, नेसेसरी कमोडिटीज अच्छी ही होंगी, और जो बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी यहाँ पे टेंजेंसी नेसेसरी होगी, और जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो होगी एम, मतलब स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जब भी तुम ये देख लो कि टेंजेंसी नेसेसरी हो गई, देन वी कैन यूज लैग्रांज मल्टीप्लायर। क्योंकि टेंजेंसी आती ही वहां पर है जहां पे लैग्रांज मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होता है, टेंजेंसी आती ही वहां पर है जहां पे लैग्रांज मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होता है। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले डायग्राम बता दो इसका कैसा बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। मेरा मेरा बड़ा एक अच्छी अजीब सी चीज मानना है कि इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करता है। मतलब आपको पता ही है, अगर आईसी है तो आईसी का हर पॉइंट क्या क्या शो करेगा, अ कांस्टेंट यूटिलिटी। मान लो आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया इंडिफरेंस कर्व, ये एक्स है और ये वाई, या मुझे छोटी सी चीज बता दो, प्रेफरेंस स्टिकली कॉन्वेक्स है तो डायग्राम तो ऐसा बनेगा, है ना, जैसा रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, जैसे कर्व डगलस का होता है। लेकिन मजे की बात, एक्स आपका कैसा है, नेसेसरी। तो मुझे बताओ क्या एक्स कभी आपका नेगेटिव होगा? कभी भी नहीं होगा। क्या आप कभी भी एक्स को नेगेटिव ले सकते हो? कभी भी नहीं ले सकते। क्या वाई को आप कभी भी नेगेटिव ले सकते हो? कभी भी नहीं ले सकते। मतलब मजे की बात क्या है कि आप कभी भी ना तो एक्स को नेगेटिव लोगे ना ही आप वाई को नेगेटिव लोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ना तो आप कभी भी एक्स को नेगेटिव लोगे ना ही आप कभी भी वाई को नेगेटिव लोगे। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा। कभी भी ना तो ये नेगेटिव होगा और ना ही ये इक्वल टू जीरो होगा। तो इंडिफरेंस का सुन लीजिएगा यहां से जरा, ये ऐसा बनेगा, यानी ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही ये वाई एक्सिस को टच करेगा। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर काहे को? बेटा इसलिए, मान लो अगर इनने एक्स एक्सिस को टच कर दिया, एक्स एक्सिस को टच कर दिया इन केस, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस को अगर कोई आईसी टच कर रहा है इसका मतलब वहां पे वाई जीरो है, और अगर वाई एक्सिस को कोई पॉइंट टच कर रहा है इसका मतलब वहां पे एक्स जीरो है। समझ में आई मेरी बात? या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, ये दोनों ही बातें इम्पॉसिबल है। इसका मतलब इसका जो आईसी बनेगा वो बिल्कुल बिल्कुल एसिम्प्टोटिक बनेगा, एसिम्प्टोटिक ऑन बोथ एक्सिस, एसिम्प्टोटिक ऑन बोथ एक्सिस। एसिम्प्टोटिक ऑन बोथ एक्सिस, दोनों के दोनों एक्सिस पर वो एसिम्प्टोटिक बनेगा। मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई गाइस, अच्छे से बढ़िया से। अब सुन लीजिए आप लेग्रांज मल्टीप्लायर। नाउ यूज लेग्रांज मल्टीप्लायर, रूट एक्स प्लस का रूट वाई प्लस का लैम्डा एम माइनस का P1 एक्स माइनस का P2 वाई। ठीक है, 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करो। पहले आप इसको एक्स की रिस्पेक्ट में करो, फिर आप इसको वाई की रिस्पेक्ट में करो, और फिर आप इसको लैम्डा की रिस्पेक्ट में करो। चलो जल्दी से करो, मैं 2 मिनट का समय दूंगा। इतने मैं पानी वगैरह पीता हूँ, आप भी इसको सॉल्व करके देखो। 2 मिनट में आया बस, मैं पानी वगैरह पीकर।
हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे? क्या करो सर, आप तो बहुत जल्दी आ गए। चलो मैं एरिया रफ कर देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। चलो पहले मैं इसको लेग्रांज को एक्स में करता हूँ। देखिए यहाँ से आया 1 में 2√x प्लस लैम्डा माइनस का p1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 1 में 2√x प्लस का लैम्डा माइनस का p1 फॉर ऑप्टिमाइजेशन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 में 2√x इंटू p1 फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया y की रिस्पेक्ट में। यहां से आया 1 में 2√y माइनस का p2 इक्वल्स टू 0। एक बार ध्यान रखना, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, जब मैं x में करूंगा तो ये 0 बनेगा, x का 1 होगा, p1 का p1 आ जाएगा विद द माइनस साइन। जब मैं इसको y में करूंगा तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, y का 1 हो जाएगा और p2 आ जाएगा माइनस में। जब मैं इसको लैम्डा में करूंगा तो लैम्डा का 1 हो जाएगा और ये एज इट इक्वेशन पूरी आ जाएगी। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। फॉर ऑप्टिमाइजेशन तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 में 2√y इंटू p2, इट्स द सेकेंड इक्वेशन। नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो ये आ गया आपका 1 में 2p1√x 1 में 2p2√y। 2 से 2 कैंसिल आउट और थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हो तो ये बन गया आपका √y में √x इज इक्वल टू p1 में p2। ठीक है, ये क्या बन गया √y में √x इज इक्वल टू p1 में p2। √y में √x इज इक्वल टू p1 में p2। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है इसे आप कहते हो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और ये जो वैल्यू है इसे आप कहते हो स्लोप ऑफ बजट लाइन। मेरा कहने का मतलब यही था कि स्लोप ऑफ आईसी ये वाला हो गया, और स्लोप ऑफ ये जो p1/p2 लिखा ना मैंने यहाँ पे बजट लाइन कर लेना, बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन वो होता है p1/p2। बेटा इसको करेक्ट कर लेना जरा, इसको स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन आएगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये स्लोप ऑफ आईसी हो गया, स्लोप ऑफ बजट लाइन हो गया। सो दिस इज द टेंजेंसी। ये जो इक्वेशन नंबर 3, दिस इज नोन एज टेंजेंसी कंडीशन, राइट। इसी को बोला जाता है टेंजेंसी कंडीशन। टेंजेंसी कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है, आईसी और बजट लाइन एक यूनिक पॉइंट बना रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब यहां से एक बजट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये जहां पे आया है ये होता है यूनिक पॉइंट, और इसी यूनिक पॉइंट पे टेंजेंसी होती है, और इसी पर ही हम कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। समझ में आ गई मेरी बात आपको? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। क्लियर? चलिए यहां से क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। √y में √x इज इक्वल टू p1/p2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एक काम करते हैं, √y यहीं रखते हैं, वहां पे √x ले जाते हैं, ये p1/p2 हो जाता है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसे y कर देते हैं और ये x हो जाता है, और ये p1² में p2 स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ये सबको मतलब ये बन गया आपका y इज इक्वल टू x इंटू p1² में p2 स्क्वायर, x.p1² में p2 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कि मेरी बात आपको क्लियर है गाइस? चलिए आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं लैम्डा की रिस्पेक्ट में। देखिए यहां से समझना, यहाँ पे लैम्डा नहीं है तो ये 0, यहाँ पे लैम्डा नहीं है तो ये 0, यहाँ पे लैम्डा है तो ये 1 हो जाएगा और साथ ही एज इट इज आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपका m माइनस का p1x माइनस का p2y इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू p1x प्लस का p2y। दिस इज आवर इक्वेशन 4th, दिस इज इक्वेशन 5th। और इस y की वैल्यू को हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो m इज इक्वल्स टू p1x प्लस का p2 इंटू y की जगह मैंने रखा x इंटू p1 स्क्वायर अपॉन में p2 स्क्वायर, p2 से p2 गया एंड इफ वी टेक x एज अ कॉमन तो यहाँ बचा p1 प्लस का p1 स्क्वायर अपॉन में p2। थोड़ा बहुत चाहो तो सिंपलीफाई कर सकते हो आप, x p1 p2 प्लस का p1 स्क्वायर अपॉन में p2, बिल्कुल ठीक है। एंड ये m के बराबर था तो ये x इज इक्वल टू आ गया p2 m अपॉन में p1 p2 प्लस का p1 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, इस वैल्यू को उठा के, ये वैल्यू को उठा के हम लोग यहां प्लॉट कर देंगे। देन y इज इक्वल्स टू, वो था यहाँ पे x इंटू p1 स्क्वायर अपॉन में p2 स्क्वायर, तो ये वापस वही वैल्यू आ गई। y इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, p2m अपॉन में p1 p2 प्लस का p1 को स्क्वायर इंटू p1 स्क्वायर अपॉन में p2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो तो ये p1 स्क्वायर m अपॉन में p1 p2 प्लस का p1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में p2 भी आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इसको और क्या हो तो सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो, इफ यू वांट देन यू कैन, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी मैं आपको करके बता देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो ऑप्शन में, देखो ये गेम खेलेंगे वो लोग आपसे, वो क्या करेंगे पूरा क्वेश्चन मतलब दे देंगे, तो वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे देंगे सॉल्व कर दो, वो लोग आपको अपना आंसर देंगे, वो आपको 4 ऑप्शन देंगे अपने कैलकुलेशन वाले। अब ये पता नहीं हो सकता कि उन्होंने किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रखा है। कभी वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कभी वो डिफिकल्टीफाई करते हैं, सिंपल बनाते हैं डिफिकल्ट बनाते हैं, बहुत बार करते हैं, बहुत बार वो करते हैं ऐसा। तो मैं, हो सकता है वो ऐसे करते डिफिकल्टीफाई, लेकिन मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूं आपको, इसको आप और कैसे वैरायटी में लिख सकते हो, ठीक है जी। आप इसको और कैसे कैसे वैरायटीज में बेसिकली लिख सकते हो। तो y की वैल्यू जैसे है p1 स्क्वायर m अपॉन में p2 इंटू p1 प्लस p1 का स्क्वायर। हमने क्या करा, p1 से डिवाइड कर दिया दोनों जगह, p1 स्क्वायर अपॉन में p1, और यहां पर भी डिवाइड कर दिया p1 प्लस p1 p2 प्लस p1 का स्क्वायर, इसे भी हमने p1 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से तो एक ही गया, यहां बचा p1m, और यहां वाला p1 जब यहां गया तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, p2 बचेगा, वहां से वो कटेगा, तो दैट इज p1 बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई करते ये p1m अपॉन में p2 स्क्वायर प्लस p1 p2। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, सिंप्लीफाई हो गया। यानी x इज इक्वल टू p2m है, तो y इज इक्वल टू p1m है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में p1 p2 प्लस p1 स्क्वायर है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में p1 p2 प्लस p2 स्क्वायर है। तो ये टेक्निक्स हैं, वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, बस वो डिनोमिनेटर को माइनस से डिफरेंस कर देंगे। 99.99% स्टूडेंट ये सोचते हैं कि किसी भी कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर एक ही रहता है, जो कि रहता भी है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें डिनोमिनेटर एक ही नेचर का रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो बदल गया डिनोमिनेटर, जैसे वैल्यूज बदले वैसे डिनोमिनेटर बदल गया। मुझे बताओ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इन्हें अगर आपने सीख लिया तो काफी हद तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी, काफी हद तक।
ठीक है, जल्दी से करिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ से रफ करके। हमारा ये क्वेश्चन हो गया, मिनिमम वाला हो गया। अब हम दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं, दैट इज मिनिमम ऑफ 4x वाला। मैं ये वाला रफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4x कॉमा 2x प्लस का y। ठीक है, चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। करना क्या है, देखिए इसका ऑप्टिमम सॉल्व करना है, बट गाइस ऑप्टिमम को सॉल्व करने से पहले आपको इसका आईसी पता होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व। मैं गाइस आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसका इंडिफरेंस कर्व बनाइए। चलिए अब बनाओ, मैं यही हूं आप लोगों के पास, आराम से बैठ रहा हूं, आप बनाओ और फिर मुझसे डिस्कस करो। चलिए 2 मिनट का समय लो और बनाइए। हाँ जी बताइए। चलो देखो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ आईसी, आपसे तो आईसी की जरूरत थोड़ी है। हाँ आईसी पता होनी चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस के। जब भी आपको आईसी बनाना हो तो आपको यूटिलिटी कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ यूटिलिटी को 8 मान लेता हूँ, 8। आप बोलो सर ऐसा क्यों, बस आसान करने के लिए। मुझे 402 का फैक्टर दिख रहा है वो, ठीक है। अब देखो यूटिलिटी 8 के बराबर है, और ये जो 8 मैंने माना है, मैंने अपनी मर्जी से माना है, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सर 8 कहाँ से आया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होता है सब कुछ समझ जाता है, सर सब कुछ समझ में आ गया, बस एक बार समझ में नहीं आई ये 8 कहाँ से लेकर आए थे आप। अरे मेरे लाल आप कुछ भी रख लो, 8, 16, 32, 10, 20, 30, 40, 50 वट एवर। मैंने जानबूझ के 8 इसलिए रखा है क्योंकि मुझे फैक्टर दिख रहा है 2 4 the 8 करके। ठीक है, 2 4 the 8 करके मुझे ये फैक्टर दिख रहा है ऐसी। ठीक है, अच्छा किसी ने मुझे आंसर भेजा है, अरे वाह बेटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आयुषी आपने आपने आंसर भेजा, ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे लिए कि आप इतना डेडिकेटेड होके पढ़ रहे हो। बिल्कुल सही है यहां तक, लेकिन अब इसके आगे अभी और है। ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज सिलेक्शन उसका नहीं रुकता जो आंसर्स नहीं देता। सिलेक्शन मतलब जो आंसर मतलब देता, सॉरी, सिलेक्शन उसका रुकता है जो आंसर ही नहीं देता। आप बोलो सर सिलेक्शन होने की बात करो, यार सिलेक्शन होना एक अलग चीज हो जाती है, बट ध्यान रखना अगर आप आंसर ही नहीं दे रहे हो, किसी कीमत पे आप कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं हो, आप सिर्फ ऑडियंस हो। ऑडियंस ऑडियंस नहीं बन के रहना, ठीक है, ऑडियंस नहीं बन के रहना, आपको गेस्ट बनना है, चीफ गेस्ट बनना है। राइट, इन्होंने आंसर भेजा है, इनका नाम मुझे याद हो गया है अब। ठीक है, चलिए अब सुनना जरा ध्यान से, इन्होंने बिल्कुल ठीक करा। अब मैंने इसको रखा 4x, 2x प्लस का y। मुझे नहीं पता कि इनमें से क्या मिनिमम है, हो सकता है 4x मिनिमम हो, या हो सकता है 2x प्लस का y मिनिमम हो। अगर 4x मिनिमम तो x की वैल्यू 2 हो गई, एग्जाम्पल मान लिया मैंने, ठीक है। और अगर ये है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8,
y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। अब यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं, ये x और ये y, ठीक है, ये x और ये y बेसिकली, ठीक है जी। अब आप ऐसे समझिएगा, देखिए पहले यहां देख लीजिए, x 0 है तो y 8 है, यहां कोई पॉइंट मान लो, ठीक है, और y 0 तो x को 4 मान लो, तो मैंने कहीं यहां पॉइंट मान लिया। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्लियर, दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो। अब आगे सुनो, x की वैल्यू 2 दे रखी है, व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ y, नथिंग, न्यूट्रल फॉर y, कुछ भी हो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रहेगी हर कीमत पे, 2 यहां पे कहीं आएगा। अब देखो यहां तक का भेजा है आपने आयुषी जी, अब मुझे नहीं पता कि आईसी ये नहीं है, आईसी इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो आईसी में कहां से ढूंढूंगा, अब देखो मेरे पास एक ये वाला पॉइंट मिला, 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 और मुझे रैंडमली बता रहा हूं, मैं एक ये वाला पॉइंट चेक कर लूंगा रैंडमली, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मैं 5 पॉइंट चेक करूंगा, इन पांचों पॉइंट में से जो भी पॉइंट वैलिड होगा, ध्यान रखना वो लाइन भी वैलिड हो जाएगी, वो डायरेक्शन भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इन पांचों में से जो पॉइंट वैलिड होगा वो लाइन भी वैलिड होगी और वो पॉइंट भी वैलिड होगा, वो लाइन भी वैलिड होगी और वो पॉइंट भी वैलिड होगा। यहां तक कि मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। जरा ऐसा समझिएगा चीजों को ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया 0,8, सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया 0,8। अब 0,8 को मैं यहां रख के देखूंगा, यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4x, 2x प्लस का y। सबसे पहला पॉइंट मैंने 0,8 लिया। अब मैं इसको रख के देखता हूं, देखो मेरी यूटिलिटी किसके बराबर है, 8। अगर मैंने इस पॉइंट को यहां रख के देखा और मुझे 8 मिल गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो मैंने यहां रख के देखा, यूटिलिटी इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, या इधर रख लेते हैं, u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 0 4 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस का 8, ये हो गया मिनिमम ऑफ 0,8। मुझे बताओ मिनिमम ऑफ 0,8 में मिनिमम क्या होता है, 0 होता है मिनिमम, क्या होता है, 0। मुझे चाहिए क्या था, 8, समझो मैंने अपनी यूटिलिटी 8 एज्यूम करी है, तो उनके पॉइंट को रखे हुए तो मुझे 8 ही मिलनी चाहिए, तो मेरी यूटिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, 8 के बराबर। किसके बराबर होनी चाहिए, 8 के बराबर, ठीक है ना गाइस, 8 के बराबर। तो मैंने ये मान लो 8 के बराबर मैंने ये यूटिलिटी मान ली, ठीक है। तो अब जरा सुनिएगा, विच इज ऑब्वियस बात है नॉट पॉसिबल, दिस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि 0,8 रख के मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो ये पॉइंट भी, ये लाइन भी गई। अब मैं रख के देखूंगा 2,0, 2,0, u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस का 0, 8 2 2 4, मिनिमम क्या आया 4, चाहिए क्या था 8, आया क्या, तो ये भी गया, मतलब ये लाइन भी नहीं होगी। अब मैं इस वाले पॉइंट को चेक करके देखता हूं, देखो गाइस ये वाला पॉइंट कौन सा वाला है, ये पॉइंट है किंक, दिस इज द किंक पॉइंट। किंग पॉइंट को कैसे चेक करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, हमारा एट किंग पॉइंट, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, 4x इज इक्वल टू 2x प्लस का y। तुम देखो ये दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ये जो लाइन है ये 4x इक्वल टू 8 की है,
ये जो लाइन है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 की है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये आया 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू वाई। फिर आपने इसको बजट लाइन के अंदर, मतलब आपने इसको बजट लाइन के अंदर पुट करके देखा, एक जनरल लेवल या ऐसे भी रख सकते हो, और फिर आपने इसको 8 के बराबर रख के देखा। अब समझिएगा, तो जैसे आपने इसको 8 के बराबर रख के देखा तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि y किसके बराबर है 2x के, y किसके बराबर है 2x के। समझ में आई मेरी बात? कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है भाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास बंडल मिल गया ये वाला, दैट इज 2,4। बंडल मिल गया ये वाला 2,4। ठीक है, ये वाला बंडल कौन सा मिला 2,4। रख के देखो, मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ 4x 2x प्लस का y। तो 4 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4 प्लस का 2 इंटू 2 प्लस का 4। तो ये आ गया यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 8, 2 टू 4, 4 प्लस 4 8। क्या होगा मिनिमम इनमें से? यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 8,8, ये होगा 8 के बराबर। मुझे चाहिए क्या था 8, आई क्या है 8, यानी ये वाली यूटिलिटी, ये वाला पॉइंट वैलिड है। दिस इज द वैलिड पॉइंट, दिस इज द वैलिड पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा ये वैलिड पॉइंट होगा, ठीक है ना बेटा, यानी ये वाला पॉइंट वैलिड हो गया। अब कौन सा पॉइंट चेक करूंगा? मैं 4,0 को चेक करूंगा। नाउ वी हैव टू चेक 4,0। दैट इज 4 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस का 0। तो यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4 4 16, 2 4 8। 16 8 में से मिनिमम क्या है 8, चाहिए क्या था 8, आगे गई है 8, ये वाला पॉइंट वैलिड है, मतलब ये पॉइंट वैलिड है, ये लाइन वैलिड है, मतलब ये पूरी लाइन वैलिड है। बट गाइस देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी एंडिंग यहाँ पे हो जाएगी, नहीं, मेरे सामने एक ये लाइन भी है। अब ये लाइन वैलिड है या नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, मैंने इस पूरी लाइन को चेक करने के लिए इस वाले पॉइंट को चेक किया, ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं हुआ, तो ध्यान रखना ये वाली लाइन टिल यहां तक वैलिड नहीं होगी। बट ये आगे जो एक्सटेंड हो रही है उसको चेक करने के लिए, यहां से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जहां तक भी जा रही है, उसे चेक करने के लिए मैं कोई रैंडम पॉइंट ले लूंगा। मान लो मैंने ये वाले रैंडम पॉइंट लिया, ध्यान रखना अगर ये रैंडम पॉइंट वैलिड हो गया तो ये लाइन भी वैलिड होगी, और अगर ये रैंडम पॉइंट वैलिड नहीं हुआ तो ये लाइन वैलिड किसी कीमत पे नहीं होगी। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ये लाइन वैलिड नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं, ये वाला ये एग्जांपल हो जाएगा, इट इज 2,8। ये वाला जो पॉइंट होगा इट इज 2,8। आप क्या हो कैसे, देखो ये तो 2 हो गया, और मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनाई है, कोई भी उठाओ रैंडम पॉइंट वट एवर, तो मैंने रखा 2,8। यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4x 2x प्लस का y। मैंने यहाँ पे रख के देखा इसको 4 इंटू 2, 2 इंटू 8, या 2 इंटू 2 प्लस का 8, ये हो गया 8, 2 टू 4, 4 प्लस 8 12। तो मिनिमम किसके आ गया 8 के बराबर, मिनिमम किसके बराबर आया 8 के बराबर। चाहिए क्या था 8, आगे क्या 8, इसका मतलब ये लाइन भी वैलिड है। तो मतलब ये लाइन यहां से और यहां से, ये लाइन यहां से और यहां से, अगर ये मैं एक्चुअल डायग्राम यहां बनाऊं तो मुझे फाइनल आईसी क्या मिला है, आप मुझे बता दो। ये मिला है कुछ इस प्रकार, ये दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व। यहां तक की मेरी बात आपको समझ में आई बेटा? अच्छे से जल्दी से नोट करिए, ये यहां तक का बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट करो इस चीज को।
चलिए आगे बात करें गाइस, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी अगला क्वेश्चन नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आईसी बनाया है। अब तो मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करूंगा ना। मैं काम करता हूँ, यहाँ तरफ कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ तरफ कर रहा हूँ। चलिए, फॉर ऑप्टिमाइजेशन हमारा सबसे पहले जैसे यूटिलिटी था मिनिमम ऑफ 4x कॉमा 2x प्लस का y, ठीक है। और इसका जो इंडिफरेंस कर्व बना, ये x और ये y, ये बना कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये बना कुछ इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस ही बात है, मुझे प्राइस इशू कंपेयर करना पड़ेगा। बट मुझे बताओ व्हाट अबाउट दी एमआरएस। देखिए अब समझना, मेरे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, ठीक है। मेरे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये है, ठीक है। वी हैव टू लाइन्स। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आप इस लाइन की बात करते हो तो ये लाइन है यूटिलिटी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। अगर मैं इसी वाली लाइन की बात करता हूं तो ये है यूटिलिटी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई के बराबर। किसके बराबर बेटा? ये यूटिलिटी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, यूटिलिटी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, यूटिलिटी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये इसके बराबर है। और ये वाली जो लाइन है आप समझिएगा, ये है यूटिलिटी इज इक्वल टू 4x के बराबर। वर्टिकल लाइन, अगर आप इसके स्लोप की बात करते हो तो इसका स्लोप बन जाएगा 2, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, सॉरी ये डाउनवर्ड स्लोप की लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल वाई बाय डेल एक्स। क्या यहाँ पे डेल एक्स चेंज हो रहा है? नहीं, डेल वाई। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा इन्फिनिटी। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। दिमाग में बात बैठी बढ़िया तरीके से कि स्लोप की बात किस तरीके से हो रही है। अब मुझे तो बताओ, मेरे पास यहाँ पे वही थोड़ी देर पहले वाले केसेस हैं, दो एमआरएस होंगे यहाँ पे, एक एमआरएस होगा 2 और एक एमआरएस होगा इन्फिनिटी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि फॉर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे केसेस बनेंगे। फॉर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे क्या बनेंगे बेटा? यहाँ पर केसेस बनेंगे। अब मुझे एक बात बताना, एमआरएस कांस्टेंट है, प्राइस रेशियो भी कांस्टेंट है, तो कहां कहां चीजें आएंगी जरा समझना ध्यान से। देखिए प्राइस रेशियो, देखो प्राइस रेशियो जहां जहां वेरी करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जहां पे स्लोप दो आए थे, याद करो। एलएन सब्स्टिट्यूट में दो तरह के स्लोप आए थे, हाफ एंड टू। मानते हो इस बात को? दो स्लोप आए थे, हाफ एंड टू, हाफ एंड टू। यहाँ पे दो तरह के स्लोप आए थे। अब बात क्या है यहाँ पे, जो दो तरह के स्लोप आए थे कि जो बेसिकली प्राइस रेशियो है वो यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, या फिर यहाँ हो सकता था। प्राइस रेशियो कहीं पर भी हो सकता था। तो जहां जहां हो सकता था उसके लिए 5 केसेस बने हैं। लेकिन आज देखो, आज प्राइस रेशियो कहां कहां हो सकता है? प्राइस रेशियो यहां हो सकता है, पहला केस। प्राइस रेशियो 2 के बराबर हो सकता है, मतलब प्राइस रेशियो या तो 2 से छोटा हो सकता है, या प्राइस रेशियो 2 के बराबर हो सकता है, या प्राइस रेशियो 2 से बड़ा हो सकता है। एक चीज आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 5 केस बनाए थे, 1 2 3 4 5, कि यहाँ पर 5 केस बनेंगे। क्या प्राइस रेशियो कभी इन्फिनिटी के बराबर हो सकता है, या फिर प्राइस रेशियो कभी इन्फिनिटी से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। ना तो प्राइस रेशियो कभी इन्फिनिटी से बड़ा हो सकता है, ना ही प्राइस रेशियो कभी भी इन्फिनिटी के बराबर हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ना तो प्राइस रेशियो कभी भी इन्फिनिटी के बराबर हो सकता है, ना ही प्राइस रेशियो इन्फिनिटी से बड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास जो दो स्लोप थे उसमें से सिर्फ ये 3 ही केस वैलिड होंगे। यहाँ पे 2 स्लोप थे तो 5 केस वैलिड थे, यहाँ पे भी 2 स्लोप है लेकिन यहाँ पे 3 केस वैलिड है। दिमाग चलाओ, प्राइस रेशियो गेम है, ध्यान रखना। प्राइस रेशियो को कंपेयर कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो?
प्राइस रेशियो को कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो गाइस बताओ, प्राइस रेशियो को आप किससे कंपेयर कर रहे हो, प्राइस रेशियो का आप स्लोप से कंपेयर करो आईसी के। लेकिन जब आईसी इंफिनिटी है, स्लोप इंफिनिटी आईसी का ये वाला, तो वो कंपैरिजन का पार्ट नहीं होगा। तो हियर वी ड्रॉ ओनली 3 केसेस, वी ड्रॉ ओनली 3 केसेस, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 3 केसेस ही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए अब केस नंबर 1 बनाएंगे हम लोग इधर। when the price ratio is less than 2, प्राइस रेशियो इज लेस देन 2, जो प्राइस रेशियो होगा वो 2 से कम होगा, प्राइस रेशियो इज लेस देन 2। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, मैंने ये डायग्राम बनाया, देखो अब आप थोड़ी से बड़े होते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, बड़े होने का मतलब मेरे साथ में जब नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ते रहेगा तो कुछ ना कुछ तो आप गए सीखोगे, ऐसा है नहीं कि आप ब्लैंक बैठोगे, नहीं, समथिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी, ठीक है। अब समझिएगा ये y है और ये x है, ठीक है, ये y है और ये x है। ये इसका इंडिफरेंस कर्व है, ये इसका स्लोप है, ठीक है। अब देखो स्लोप इसका 2 है, वो कह रहे हैं स्लोप 2 से भी कम है, देखो स्लोप 2 से भी कम है, मतलब स्लोप जो जो बजल लाइन है उसका स्लोप 2 से भी कम है, इसका मतलब क्या होगा, बजल लाइन और फ्लैटर बनेगी, यानी बजल लाइन यहां से बनेगी। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप कंपेयर करते हो यहाँ से तो आप देखो ये कम है ये ज्यादा है, इट मीन व्हाट, यू आर बेसिकली प्रेफर गुड एक्स, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओनली गुड एक्स। और आपके यहाँ से क्योंकि प्राइस रेशियो भी कांस्टेंट और एमआरपी भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो दो कांस्टेंट वैल्यू का, और अगर अनइक्वल है तो यू डेफिनेटली कंज्यूम ओनली वन गुड, और अगर प्राइस रेशियो कम है एमआरएस ज्यादा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ओनली गुड एक्स लोगे और वाई की वैल्यू 0 लोगे, तो ओनली गुड एक्स में जो एक्स होगा वो होगा एम अपॉन में P1 एंड वाई की वैल्यू होगी 0। क्लियर। सिमिलरली केस नंबर 2, similarly case number 2, similarly case number 2, ठीक है, केस नंबर 2, when price ratio is equals to 2, जरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये x है और ये y है, ठीक है, और मैंने ये ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार ये बन गया है यहाँ से। अब स्लोप कहते हैं 2 के बराबर है, ठीक है, तो वो जो 2 के बराबर है वो स्लोप कुछ इस प्रकार आ जाएगा, इसको कोइंसाइड करेगा, वो जो 2 आया है ना वो स्लोप इसको कोइंसाइड करेगा, तो आंसर कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा आंसर, कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा आंसर। इतनी बात समझ में आई मेरी आप लोगों को, आंसर जो वेरी करेगा यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा। क्लियर। अब मुझे बताओ एक्स का आंसर क्या हो सकता है, एक्स का आंसर हो सकता है m/P1 टू किंग। अब मैं यहाँ पे पहले आपको किंग समझा देता हूँ, ठीक है, जो मैं देखो ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है या फिर ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब पहले तो हमने न्यूमेरिक वैल्यू रखी थी वो 8 वाली बात रखकर, बट अब तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी। ये किंग है, किंग हमेशा सॉल्व किया जाएगा, समझिएगा। मैं किंग को यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, तो किंग पर क्या होगा, 4x इक्वल्स टू 2x प्लस का y, तो 2x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू y, मतलब 4x इज इक्वल्स टू 2x प्लस का y, दैट इज 2x प्लस का y। इसे आप यहां पुट कर दो, P1x प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m इनकम में, आपने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर बचा P1x प्लस का P2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू m,
ठीक है, और यहाँ से वैल्यू मिली, आपने अगर यहाँ से x कॉमन ले लिया, यू विल गेट व्हाट, p1 प्लस का 2p2 इज इक्वल्स टू m। तो x की वैल्यू आ गई, सॉरी, हाँ, x की वैल्यू आ गई m अपॉन में p1 प्लस 2p2, x इज इक्वल्स टू m अपॉन में p1 प्लस 2p2, x इज इक्वल्स टू m अपॉन में p1 प्लस 2p2, p1 प्लस 2p2। तो ये आंसर आ गया। तो जो किंक है, किंक की जगह आप ही रख दो। देखो x की वैल्यू ये है, जनरली x की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2m अपॉन में p1 प्लस 2p2। पता है कुछ नहीं करा है मैंने पहले इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख लिया, y वैल्यू है y इज इक्वल टू 2x, और फिर इस y की वैल्यू को मैंने बजर लाइन में पुट कर दिया, मेरे को यहाँ से y मिल गया और यहाँ से मुझे x मिल गया। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये x इज इक्वल टू m बाय p1, 2 x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज दिस m अपॉन में p1 प्लस का 2p2, और y, अब देखिएगा ये वैल्यू x की या तो ये होगा या फिर x को आप इतना कंज्यूम करोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो y 0 होगा, और फिर या फिर y आपका किंक होगा। किंक में y की वैल्यू कितनी है, इट इज 2m अपॉन में p1 प्लस 2p2। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ये अच्छे से क्लियरली बताइए, ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 समझेंगे आप लोग मेरे साथ में। केस नंबर 3, दैट इज प्राइस रेशियो इज मोर देन 2। ये y है और ये x है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा, ये थोड़ी सी समझने वाली बात होगी। जरा देखिएगा जरा ध्यान से, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। अब देखो, पहले बजट लाइन का स्लोप 2 से कम था तो ये और फ्लैटर बना था, फिर वो 2 के बराबर आया तो इसको कोइंसाइड करा, मतलब पहले ये था, फिर इसको कोइंसाइड किया, और अब थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, यानी बजट लाइन जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। बजट लाइन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा किंक, यानी x इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस 2p2 एंड y इज इक्वल टू 2m अपॉन में p1 प्लस 2p2। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ये अच्छे से क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, आप ये जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करें, रफ कर दूं इसे K3 एक। ओके भारती जी, देखो सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कराने से पहले बता दिया था। अब ये देखो, आप इन दोनों से कंपेयर करो कि आपका प्राइस रेशियो पहले 2 से कम है तो लाइन थोड़ी फ्लैटर बनी, 2 के बराबर है तो लाइन को कोइंसाइड करी। अब देखो 2 से बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है, तो जो प्राइस रेशियो होगा उसका स्लोप कितना भी स्टीपर हो जाए लेकिन वो कभी भी वर्टिकल नहीं बनेगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन इससे स्टीपर होता जा रहा है, लेकिन वो जो वर्टिकल लाइन है उससे बिलो रहेगा। तो गाइस अगर वो उससे बिलो रहेगा तो वो हमेशा यहाँ पे किंक करेगा, इसको यहाँ पे किंक आंसर लाएगा, यहाँ पे इसको टच करेगा, कॉर्नर पर टच करेगा। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर बजट लाइन किंक पर टच कर रही है
तो हमेशा आंसर ये वाला आएगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप कहते हो नहीं सर और कोई ऑप्शन हो सकता है, तो आप पहले इमेजिन कर लो, अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप क्या कहोगे? आप अब ये तो कहोगे, अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अपना खुद का कराया हुआ एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी जो मैंने सिखाया है अपने खुद के कंसर्न में कमी गलती बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको खुद खुद सिखाया है कि ऐसा होता है। देखो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोल्यूशन मेथड डिफरेंट होता है। एक बात बताओ, कोई भी प्राइस रेशियो ज्यादा होता है, मतलब उसका डिनोमिनेटर कम होता है, तो ये क्या शो करता है? वो क्या शो करता है? हमेशा जब प्राइस रेशियो स्लोप से ज्यादा होगा, तो आप हमेशा ओनली गुड बाई लोगे। दिमाग में ये बात आ गई? लेकिन एक बात ये बताओ, आप गुड बाई तब लोगे जब ओनली गुड बाई पे आईसीबी और बजट लाइन भी मिल रहा हो। मुझे एक बार बताओ, क्या आई से इंडिफरेंस कर्व क्या कभी भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है? क्या कभी भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है? क्योंकि अगर आप ओनली गुड वाई की बात कर रहे हो, तो वो तो तभी बात हो सकती है कि जब वो गुड वाई को टच कर रहा हो, और गुड वाई को टच करने का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो आईसी होगा वो कभी ना कभी यहाँ पे आ रहा हो। लेकिन आईसी कैसा है? आईसी नेवर टच द वाई एक्सिस। मैं आपको एक बात हमेशा सिखाता हूँ कि सोल्यूशन कहाँ होता है। सोल्यूशन वहां होता है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजलाइन मिल रहे हो। अगर वाई एक्सिस पे आईसी टच नहीं कर रहा, तो ध्यान रखना वाई एक्सिस पे कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। ठीक है भारती जी, ये केस था एक, समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, और अभी मल्टीपल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं आप लोगों को। ये हो गया। अच्छा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन और है, इसी का सेम कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन एक और। ठीक है, तो वो है यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4y कॉमा एक्स प्लस का 2y। ठीक है, यूटिलिटी इज इक्वल टू 4y कॉमा एक्स प्लस का 2y, ये एक बेसिकली क्वेश्चन है, ये इसका उल्टा है, ये क्वेश्चन का उल्टा है। दिख रहा होगा आपको ये? तो अगर आप डायग्राम बनाओगे इसका, बना के देख लो जरा। चलो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। जैसे आपने ये बनाया है ना, ऐसे ही आप इसका इंडिफरेंस कर बनाओ जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट में आराम से बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोगों को, और बना के मुझे भेजो जल्दी से। समय है 2 मिनट का, बना के भेजिए मुझे। भेजो गाइस मुझे बना के इसको। ओके, एक ने भेजा है। देख लेता हूँ। ओके, वेरी गुड। नहीं बेटा,
हाँ चलो आपने एक बार मैं देख लूँ। हाफ डायग्राम यहाँ, हाफ डायग्राम यही होगा जो आपने भेजा है भारती जी और आयुषी। बेटा हाफ डायग्राम तो बना रहे हो, हाफ के ऊपर भी तो बढ़ो। ये तो हाफ बना लिया, ये तो आपने ये बना लिया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपने ये बना लिया है हाफ डायग्राम, ये और ये बना लिया। बट ये थोड़ी होता है, अभी जैसे इससे पहले आपने ये बनाया था, तब भी तो इसमें से आपने इसको और इसको वैलिड किया था, इसमें कैसे होगा? मैं आपको बता देता हूं, अब बना लेना। आपके पास ये एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और एक कोई भी यहाँ का रैंडम पॉइंट ले लो। फिर आप पांचों पॉइंट को चेक करो, तो जो पॉइंट वैलिड होगा वो डायरेक्शन वैलिड हो जाएगा, तो वहां से बन जाएगा। मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ, तो आप जो आपका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से ये वाला। आप बोलो सर ऐसे ही कैसे आपने रैंडम बना दिया? नहीं, मैंने कोई रैंडम नहीं बनाया, मैंने ये कम से कम 100 बार क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है अब तक की जिंदगी में। इतनी बार इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन आता है इसलिए ऐसा आंसर आया है इसका। ठीक है, तो आप इसको बना लो, ज्यादा बेहतर है। और रही बात इसके सॉल्व करने की, तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं काफी टाइम इन क्वेश्चन की बेसिक आइडियाज में लगा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि आप समझ चुके हो करना कैसे होगा। ठीक है, करना कैसे कैसे होगा, क्या करना होगा, वो तो सबको अंडरस्टूड है। अब सुनिएगा, ये इंडिफरेंस कर्व बन गया। अब हमें इसको ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व करना है, ये यूटिलिटी है आपकी। तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो ये प्रकार का है, ये और ये। तो देखिए इसका जो स्लोप है वो है हाफ, और ये जो स्लोप है ये है 0। ठीक है, मैंने नंबर लाइन बनाई 0 और हाफ। मुझे एक बार बताओ, प्राइस रेशियो कभी 0 से कम हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। प्राइस रेशियो कभी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। प्राइस रेशियो कभी 0 से बड़ा और हाफ से छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है, पहले केस मिल गया। प्राइस रेशियो हाफ के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। प्राइस रेशियो हाफ से बड़ा हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ पे 3 तरह के प्राइस रेशियो बन सकते हैं। 0 से कम नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जैसे इन्फिनिटी में सोच रहे थे ना आप लोग, ऐसे यहाँ पे 0 में भी सोचना है। तो 3 केस बना देता हूँ। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं आपको जनरली समझा दूंगा। केस नंबर 1, व्हेन द प्राइस रेशियो इज लेस देन हाफ। चलिए डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है, आप परेशान मत हो। ये x और ये y, ठीक है, ये x और ये y। प्राइस रेशियो हाफ से कम है, या एक काम करते हैं, केस नंबर 1 सबसे पहला वाले ले लेते हैं, हाफ से ज्यादा वाला, मतलब उल्टा चलते हैं। वो मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि आपको तीनों केस करने हैं। वो वजह क्यों, आप एक सीक्वेंस में समझोगे तो ये शायद पहले समझ लोगे। अब बताओ मुझे, प्राइस रेशियो हाफ से ज्यादा है, प्राइस रेशियो हाफ से ज्यादा है, स्लोप ऑफ द बज लाइन स्टीपर है, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, बजट लाइन। और अगर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली गुड वाई, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, देन वाई की वैल्यू हो जाएगी m/p2। सेकंड केस, सेकंड केस जरा समझ लीजिएगा। यहां पर जरा बहुत ज्यादा ध्यान से, दैट इज केस नंबर 2। ठीक है जी, तो ये प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू हाफ, प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू हाफ, प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू हाफ। तो उसके हिसाब से यहाँ डायग्राम क्या बना आपका, दैट इज एक्स और ये वाई, और ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम। ठीक है, ये एक्स और ये वाई, तो आप देखिएगा ये इसको कोइंसाइड कर गया। ठीक है जी,
तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहां से लेकर यहां तक का रहेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0 टू m। जनरली मैं आपको यहाँ पे किंग समझा देता हूँ इधर, ठीक है, इधर मैं आपको किंग समझा रहा हूँ, एट किंग, ठीक है जी, यहाँ पे आप किंग वाली बात को समझ लीजिए। तो क्या आएगा इधर से, जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2y, हमने बराबर रखा तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2y, फिर आपने इसको यहाँ पुट कर दिया m इज इक्वल टू p1x प्लस का p2y, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी तो m इज इक्वल टू p1 इंटू 2y प्लस का p2 इंटू y, आपने यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2p1 प्लस का p2 और y की वैल्यू आ गई m अपॉन में 2p1 प्लस का p2, और सिमिलरली x की वैल्यू आ गई यहाँ से x इज इक्वल टू 2m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को ये, यानी x की वैल्यू आ गई 2m अपॉन में 2p1 प्लस p2, y की वैल्यू आ गई m अपॉन में 2p1 प्लस का p2, राइट। तो ये वैल्यू आपकी किक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 0 टू, देखो जब भी कोइंसाइड कर जाता है तो बीच में 2 वर्ड आएगा, 2 TO2, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक आएगी, 0 टू 2m बाई p, 2m अपॉन में p1 प्लस p2, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी m बाय p2 टू m अपॉन में p1 प्लस p2। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, अच्छे से बढ़िया से बिंदास से। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखो क्या कहता है केस नंबर 3, समझो जरा ध्यान से, क्या है केस नंबर 3 गाइस। केस नंबर 3 एक्चुअली आपको समझाता है, यहाँ पर केस नंबर 3 बताता है कि जो प्राइस रेशियो है वो हाफ से छोटा है। अब वो वाला केस जो मैं सबसे पहले रख रहा था उसे मैंने सबसे आखिर में रखा, ये x है और ये y है, ठीक है जी, और यहां से ये लाइन ऐसे बनी, इधर ये आगे तक की ले गई। अब देखो समझो, ये प्राइस रेशियो हाफ से बड़ा था तो लाइन स्टीपर बनी थी, फिर प्राइस रेशियो हाफ के बराबर थे तो कोइंसाइड बनी थी, और प्राइस रेशियो हाफ से छोटा है तो ध्यान रखना फ्लैटर बनेगी, फ्लैटर बनेगी। ये वही केस है जो केस नंबर 3 से पहले वाले क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा था। ध्यान रखना, अगर हॉरिजॉन्टल आपका 0 स्लोप है, मैंने बोला प्राइस रेशियो हाफ से कम है बट 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, हाफ से छोटा है, तो बजी लाइन आपकी कैसी भी बने लेकिन वो किंग पर टच जरूर करेगी, क्योंकि इतनी फ्लैटर कभी भी नहीं होगी कि हॉरिजॉन्टल हो जाए, बट जो हमारा स्लोप हाफ है उससे फ्लैटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा किंग वाला रहेगा, यानी x इज इक्वल टू 2m अपॉन में 2p1 प्लस का p2 एंड y इज इक्वल टू m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। समझ में आई मेरी बात आपको यहाँ तक गाइस, बताओ यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई, क्लियरली, बढ़िया बिंदास। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और ये जो हाफ डायग्राम, सेजल आप आंसर नहीं भेज रहे बेटा, क्या बात, आप हो भी क्लास में आज, देख लो एक बार। हाँ आप तो हो, प्रंजल नहीं भेज रहे, यूनुस नहीं भेज रहे, प्रेरणा जी आप भी नहीं भेज रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग वाले चलो उनसे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले से तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही नहीं कुछ, क्योंकि वो लाइव में नहीं, लाइव में है ही नहीं, तो वो रिकॉर्डेड में कैसे भेज देंगे, क्योंकि ये क्लास वो भी देख रहे होंगे रिकॉर्डिंग में, बट वो नहीं भेजेंगे, कह रहे क्यों भेजेंगे हम तेरे को। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको यहाँ पे। मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूं लिस्ट के हिसाब से, ठीक है, हाँ चलो एक क्वेश्चन मैं रख लेता हूं यहाँ पे। आज ये क्वेश्चन फाइनल है, देखो जो करा दूंगा वो ठीक है, जो नहीं हुए तो वो आसान है, मतलब आप इतने सारे क्वेश्चन मेरे साथ कर चुके हो, अब बाकी क्वेश्चन इजी है, अब उनको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और मतलब मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी जो है वो यही है कि मैं अपनी क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ कराते रहूं आपको,
और आप अपनी प्रैक्टिस वैसे रखना जो हमारा डिस्कशन पहले से हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको पर्सनली बताया होगा। अगर आप जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कर लिया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आप भूल गए हो कि सर आपने, होता है कि गाइडेंस लेते हुए याद रहता था, लिखा नहीं था, ओरली सुन लिया था और आप भूल गए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको कॉल करके दोबारा सबको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखिए एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं, और ऑब्वियस ही बात है ये मिनिमम में भी और ये मैक्सिमम में भी है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इन केस अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जरा सुनना, शुरुआत में केस बन जाएगा। देखिए कैसे, केस नंबर 1, अगर मान लो x जो है y से ज्यादा है, अगर मान लो x जो है वो y से ज्यादा है, तो यूटिलिटी जो मैं, आप सुनना, मिनिमम ऑफ x कमा वाई, इन दो, अगर x और y मतलब x ज्यादा है y कम है, तो मिनिमम ऑफ x y में से आप कौन सा चूज करोगे जो सबसे कम है, और अगर देख के बताओ कम कौन सी वैल्यू है y की, और मैक्सिमम ऑफ x y में से क्या चूज करोगे, x को। ये क्या बन गया आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। समझ में आई मेरी बात आपको? ये केस नंबर 2 देखो, x इज लेस देन y, केस नंबर 2 है x इज लेस देन y, केस नंबर 2 है x इज लेस देन y, x जो है वो y से कम है, x जो है वो y से कम है, x जो है वो y से कम है। यूटिलिटी देखो, मिनिमम ऑफ x कमा y, अब y ज्यादा है x कम है, तो यहां से आपको x मिलेगा, प्लस मैक्सिमम ऑफ x कमा y, x y में से कौन सा मैक्सिमम है, y मैक्सिमम है, तो यहां से y, ये क्या है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब मुझे बताओ दोनों केसेस का जो सोल्यूशन निकल के आया है वो क्या आया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सॉल्व करना नहीं आता? आता है ना? तो तुम देखो ये जो खतरनाक सा क्वेश्चन है क्या बन गया, ओनली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ओनली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। समझ में आई मेरी बात आपको ये अच्छे से, बढ़िया से? अच्छा अब आगे क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, मतलब अब देखो, हाँ मैं आगे नहीं करा रहा इसको, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कर सकते हो, करवाया था इससे पहले वाली जो क्लास थी मंडे वाली, तब करवाया था मैंने ये। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और रख रहा हूं मैं। अब पता है क्या, मैं आपको हिंट वगैरह दे रहा हूं और आप हिंट से भी चीजें समझ जाओगे। यूटिलिटी इज इक्वल टू, देख लेता हूं क्वेश्चन जो था हमारे पास, माइनस का x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक बार बताओ, सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं आपको, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर क्या है, साइन माइनस का। ये बात तो कंफर्म है कि अगर आपको x को कुछ लेना है, y को कुछ लेना है, आप x और y को कुछ भी लोगे, आप x और y को कुछ भी लोगे, उसका जो आउटपुट आएगा हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अंदर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ प्लस से अंदर का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, भले ही x a से छोटा हो, y b से छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाहर क्या है, माइनस। ध्यान रखना, जिस भी यूटिलिटी के बाहर माइनस होता है तो उसे हम कहते हैं डिस यूटिलिटी। क्या नाम देते हैं बेटा हम उसे? उसे हम नाम देते हैं डिस यूटिलिटी। क्या नाम देते हैं बेटा हम उसे नाम देते हैं डिस यूटिलिटी। किसी भी यूटिलिटी के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो उसे हम नाम देते हैं डिस यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी। क्लियर है इतनी बात मेरी आप लोगों को? डिस यूटिलिटी।
अब एक बार बताओ मुझे, जनरली आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, मैं ऐसा एक्स और वाई को क्या लूं, मैं ऐसा एक्स और वाई को क्या लूं जिससे कि मेरी यूटिलिटी कम से मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब मेरा टारगेट है मैक्सिमाइज माय यूटिलिटी। तो कितना मुझे यूटिलिटी लेना चाहिए, तो मतलब कितना मुझे एक्स और वाई की डिमांड करनी चाहिए कि ये मैक्सिमम हो जाए। एक बार बताओ मुझे जनरली, आप x को कुछ भी रखोगे इसका आंसर, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी होगी रियल नंबर्स में, आपकी यूटिलिटी हमेशा नेगेटिव होगी। आप एक्स और वाई को कुछ भी लोगे हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा अंदर का पर बाहर माइनस है, बट अगर आप x को a के बराबर रखोगे, y को b के बराबर रखोगे, मतलब x को a के बराबर रखोगे, y को b के बराबर रखोगे, देन आपकी यूटिलिटी जीरो बनेगी। ये जो मैंने लिखा है, मैंने बोला आप कुछ भी रखो, नहीं, आप कुछ भी रखोगे तो उनमें से अगर आप x को a रखोगे, y को b रखोगे, तो आपकी यूटिलिटी जीरो बनेगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, a और b जो होता है इसे कहते हैं सबसिस्टेंस लेवल। कभी कभी हम लोग अपनी यूटिलिटी को जीरो करने के लिए भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। समटाइम्स वी हैव टू कंज्यूम एनी अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई when we want to when we want to maintain our zero utility। बहुत बार होता है, मान लो हमारे घर के आसपास एक कूड़ा बहुत सारा रखा हुआ है, घर के सामने कूड़ा, बहुत सारा कूड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब वो घर के पास है, उससे हमारी यूटिलिटी डिस हो रही है, डिस यूटिलिटी हो रही है। अब क्या करें, अब x और y जो है वो है मान लो कुछ ऐसी चीज जिससे कूड़ा साफ होता है, एक्स और वाई, मान लो लेबर होती है, मान लो फिनाइल होता है, मान लो वो झाड़ू वगैरह होता है, कुछ भी चीज होती है। तो तुम देखो, तुम एक्स और वाई खरीद रहे हो, ए और बी जो है वो वैल्यूज हैं जिन पे आपका बजट, जिन पे आपका प्राइस पे कर रहे हो, लेकिन जब आप वो कूड़ा फेंकवा दोगे तो आप उस, जब वो था तो यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो रही थी, जब वो चला गया तो फिर यूटिलिटी आपकी जीरो हो गई। यूटिलिटी जीरो होने का मतलब बेटर ऑप्शन हो गया आपके लिए। तो ध्यान रखना, आपके पास अगर नंबर लाइन है तो ये जीरो है, ये आपका माइनस का इन्फिनिटी है, तो आप हमेशा सिर्फ यहां तक हो सकते हो, बस आपके पास ये ऑप्शन है। तो अगर आपको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, देन यू हैव टू गो टू अ जीरो यूटिलिटी, और अगर जीरो के अलावा करोगे तो आपको नेगेटिव ही अमाउंट मिलेगा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? अच्छे से बताओ, बढ़िया से समझ में आ गई मेरी बात आपको ये? अब इसके बाद में सुन लीजिए, अब सुन लो, ये चीज समझ में आ गई, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। अब एक चीज और सुन लो, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये आईएसआई के अंदर आ चुका है, दिस इज द आईएसआई पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये आपका आईएसआई के अंदर आ चुका है, आईएसआई पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये, आईएसआई के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, आईएसआई का पास्ट ईयर। जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को समझिएगा, राइट। अब एक क्वेश्चन उठा के देख लेता हूं, ये हो गया। एक है यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का, एक्स माइनस ए का अल्फा, वाई माइनस बी की पावर बीटा, ठीक है बेटा। अब एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका चेंज ऑफ ओरिजिन है। आप बोलो सर कैसे चेंज ऑफ ओरिजिन कैसे हो गया, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले आप लोग सीखते थे कॉब डगलस प्रेफरेंस, है ना, वो क्या होता था, यूटिलिटी इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, तो वहां पे जो इंडिफरेंस का बनता था वहां पे ओरिजिन होता था 0,0, राइट। आज क्या है, एक्स माइनस ए की पावर अल्फा, वाई माइनस बी की पावर बीटा। अब सोचो, सोचो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक यूटिलिटी फंक्शन बनाते थे एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा। एक्चुअली ये जो कॉब डगलस होता था ये ऐसा नहीं होता था जैसा हम सोचते थे, असल में ये एक्स माइनस ए की पावर अल्फा, वाई माइनस बी की पावर बीटा होता था, जहां पे ए और बी दोनों 0,0 होते थे।
और ये इसका सेंटर हुआ करता था, जो कि ओरिजिन प्रूफ हो जाता था। बताओ समझ में आई? असलियत ये थी, हम ये पढ़ते थे, असलियत ये वाली थी, हम ये पढ़ते थे। मतलब एक्चुअली ये एक्स माइनस ए की पावर अल्फा वाई माइनस बी की पावर बीटा होती थी, और जहाँ पे ए और बी होता था वो 0 0 होता था, तो वो सेंटर होता था, और सेंटर ओरिजिन हो जाया करता था। इसीलिए वो ऐसा होकर आपको जो इंडिफरेंस कर्व बनता था वो कुछ इस प्रकार बनता था, और यहाँ पे 0 0 होता था। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ये ऐसा होता था, ये पुरानी बातें, ऐसा होता था। लेकिन आज चीजें बदल जाएंगी। अब जरा समझो कैसे बदलेंगी, मैं आपको समझा देता हूँ कि चीजें बदलेंगी कैसे। देखिएगा, यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर अल्फा वाई माइनस बी की पावर बीटा। ठीक है, ये मेरी यूटिलिटी है। क्या है मेरी यूटिलिटी? एक्स माइनस ए की पावर अल्फा वाई माइनस बी की पावर बीटा, एक्स माइनस ए की पावर अल्फा वाई माइनस बी की पावर बीटा, ये मेरी क्या है यहाँ पे यूटिलिटी। क्या है बेटा यहाँ पे मेरी यूटिलिटी। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ए और बी क्या है यहाँ पे? सेंटर, which is not origin. A or B is not equals to 0, 0. This is other than 0. A or B somehow any positive value. तो डायग्रामेटिकली बात जरा मुझसे करना है इधर। ये हो गया सेंटर ओरिजिन। आप यहां पे A, B रख लोगे, आपका एक नया इंडिफरेंस कर्व यहां से बनेगा। क्यों? ये सेंटर है, ये सेंटर है इसका। क्या है बेटा? ये इसका सेंटर है। क्या है बच्चा? ये इसका सेंटर है। मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? बताओ कहां कोई दिक्कत? समझ में आ गई मेरी बात आपको? ये वाली, ये इसका सेंटर है। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, यू हैव टू यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर। मैं एक बात बता देता हूं, इसको सॉल्व करिएगा आप, होमवर्क में सॉल्व करिएगा, मैथमेटिक्स का यूज होगा। ध्यान रखना, अगर आपका डायरेक्शन सही है, मैंने आपको एक लेग्रांज मल्टीप्लायर पहले सिखा दिया है, इफ योर डायरेक्शन इज इन द इज बेसिकली करेक्ट, तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सर हमारी मैथ वीक है या हम लोग नहीं पढ़ते थे, बहुत से लोग हैं, रिकॉर्डिंग वाले लोग हैं, लाइव वाले लोग हैं जो ऑफलाइन, मैं बहुत बार ये चीजें सुन चुका हूँ कि हमारी जो है मैथ वीक है। अरे गाइस, मैथ वीक है, दिस इज द हिस्ट्री, दैट्स योर पास्ट। अगर पास्ट के चक्कर में रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। आप क्या करो, अगर आपको लगता है मैथ वीक है तो पहले देख लो मैथ की क्या चीज वीक है। अगर आप ऑब्वियसली बात है हमारे स्टूडेंट हो, तो मैंने आपको ऑब्वियसली बात है अपने पोर्टल पे मैथमेटिक्स का फोल्डर भी दिया है, और जो जो लोग मुझे बताते हैं कि तुम्हारी मैथ वीक है, तो मैंने उनको मैथ का फोल्डर पकड़ा दिया, लेवल 1 मैथमेटिक्स में, लेवल 1 पूरा देख लो। अगर डेडिकेटेड होके देखोगे, वो 11 12 और ग्रेजुएशन तीनों का मिक्सचर है। जो टॉपिक 11 तो 12 के थे वही टॉपिक रिपीटेड है, बट क्या है, थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व मैंने करा रखे हैं। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे, मेरी गारंटी है, रिटर्न में गारंटी है, डेडिकेशन आपको होना चाहिए, गारंटी फिर मैं आपको अपनी दूंगा, डेडिकेशन आपको, गारंटी मेरी है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। सिलेक्शन इज अ सेकेंडरी थिंग, हमारे हर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, सिंगल स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन इज अ सेकेंडरी थिंग। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, शेड्यूल बना लो और पढ़ते रहो, है ना, शेड्यूल बना लो और पढ़ते रहो। एक आध क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं, फिर ऑलमोस्ट क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन में रख लेता हूं इधर, जरा देखिएगा। शायद मैंने पहली क्लास में करवाया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है नहीं करवाया। तो देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेंगे। यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दिमाग में रखना है सब चीजें। यूटिलिटी इज इक्वल टू
x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इसका जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो कॉनकेव बनता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉनकेव कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है। आप बोलो सर आपको इतनी मैथमेटिक्स कैसे आती है? अरे कुछ नहीं भाई, मुझे इतनी मैथमेटिक्स वगैरह कुछ नहीं। हाँ हूं मैं आईआईटीशन, वैसे मैं जनरली आईआईटी से हूँ, आईआईटी रुड़की से। तो चलो ठीक है, वो भी रीजन हो सकता है कि मुझे मैथ ठीक ठाक आती है, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। मैंने अपनी उतनी लाइफ मैथ में नहीं बताई है जितनी लाइफ मैंने इकोनॉमिक्स में बता दी है। इकोनॉमिक्स में मुझे टीच पढ़ाते हुए ही 10 साल से ऊपर हो चुके हैं इकोनॉमिक्स को, मास्टर लेवल की, अंडरग्रेड एंड मास्टर लेवल की, ठीक है। तो मैंने अपना ज्यादा समय इकोनॉमिक्स में बिताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये कंफर्म है कि आपको बताने वाला समझाने वाला, भले वो टीचर हो, मेंटोर हो, या वो बुक हो। बुक भी एक बहुत बड़ी मेंटोर होती है, हमारी टीचर होती है, हमें वो पक्का समझाती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स कितनी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बुक होती है स्नाइडर एंड निकोलसन, एक बुक होती है स्नाइडर एंड निकोलसन, उसका लिंक मैंने आप सबको बना के भेज रखा है। नहीं भेजा है तो मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको लिंक बना के भेजूंगा। स्नाइडर एंड निकोलसन, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो, कंफर्म जितनी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में यूज हो रही है पहले टेक में समझ जाओगे, पहले टेक में, गारंटी है मेरी है। ओनली वन टेक इज इनफ, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से जो मैं आपको बताना चाहता हूं इधर। ठीक है जी, अब जरा ये देखिएगा, यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में सर्कल होती है। एक बात ध्यान रखना, जो एक्स होता है वो बैड कमोडिटी होती है, और जो वाई होता है वो भी बैड कमोडिटी होती है, और हम यहाँ पे ओनली वन गुड एट अ टाइम यूज करते हैं, गुड एट अ टाइम। अब देखो आप कहोगे सर आपने कैसे बताया, आपने ये कैसे बताया? देखिए देखिए, जो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है ये उसका एक आपका क्वाड्रेंट हो जाता है। मान लीजिए मैं इसका स्लोप निकालता हूं, स्लोप का फॉर्मूला होता है mu(x) अपॉन में mu(y). आप इसको स्लोप निकालोगे तो वो आ जाएगा 2x अपॉन में 2y, कैंसिल आउट होके x अपॉन में y आ गया, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं ये चेक करने के लिए, वाई वी यूज लेग्रांज मल्टीप्लायर। ध्यान रखना, लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज वहां होता है जहां पे टेंजेंसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आज मेरे क्लास का पहला वाला क्वेश्चन देख लो, √x प्लस का √y वाला। टेंजेंट लेग्रांज मल्टीप्लायर वहां होता है जहां पे टेंजेंसी होती है, और टेंजेंसी वहां होती है जहां पर इंटीरियर सॉल्यूशन होता है। और इंटीरियर सॉल्यूशन का मतलब होता है कंज्यूमर एक्स को भी लेगा, कंज्यूमर वाई को भी खरीदेगा। इंटीरियर सॉल्यूशन का मतलब होता है कंज्यूमर एक्स को भी कंज्यूम करेगा और कंज्यूमर वाई को भी कंज्यूम करेगा। इसे हम कहते हैं इंटीरियर सॉल्यूशन, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर सॉल्यूशन। और उसको हम कैसे चेक करते हैं? हम ऐसे चेक करते हैं एमआरएफ से। अगर एक्स बढ़ता है तो एमआरएफ अगर कम हो रहा है तो फिर हमारा टेंजेंसी नेसेसरी होगी। ये बात मैंने आज आपको लिखवाई है सबसे पहले क्वेश्चन में, जो √x प्लस का √y था। चाहो तो पेज पलट के देख सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर x बढ़ता है तो स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है, ध्यान रखना, देन टेंजेंसी इज नॉट नेसेसरी, नो इंटीरियर सॉल्यूशन, ऑलवेज कॉर्नर सॉल्यूशन। क्योंकि ये अंडरस्टूड है, हमारे पास दो ही तरह की कॉम्पिटिटिव होती है, एक होती है गुड इन नेचर और एक होती है बैड इन नेचर। वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव, वन इज गुड इन नेचर, सेकंड इज बैड इन नेचर। तो जो अभी तक हमने जितने भी पढ़ी हैं, अभी तक हमने जितने भी स्टडी करी हैं, वो सबकी सब कैसी होती है? गुड इन नेचर। वो सबकी सब कैसी होती है बेटा? गुड इन नेचर। और आज जो हम पढ़ रही है बैड इन नेचर है। एक बात ध्यान रखना, जो रैशनल कंज्यूमर होता है, अगर वो दो बैड कमोडिटीज को
फेस कर रहा है तो वो कभी भी दोनों कमोडिटी एक टाइम में नहीं लेगा। ही ओनली कंज्यूम वन कमोडिटी एट अ टाइम। ही ओनली कंज्यूम वन कमोडिटी एट अ टाइम। वो एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेगा एक बारी में। समझ में आई? नाउ हाउ कैन यू चेक दैट कि वो एक ही कमोडिटी वो कौन सी होगी? देखिए, आपके पास दो कमोडिटी एक्स एंड वाई, दोनों के दोनों बैड है, जैसे समोसा और ब्रेड पकौड़ा। डॉक्टर ने बोला है दोनों ही खराब है, जंक फूड है, आपको नुकसान देगा, ठीक है। जैसे मैं मुझे मुझे समोसे और ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, और डॉक्टर ने बोला भाई साहब आपके मतलब दिक्कत हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी, आप मत खाना। अब मान लो मैं किसी सिचुएशन में फंस गया, मुझे भूख लग रही है, डॉक्टर ने मना किया, मतलब नहीं खाना, और बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें एक ठेली वाले पे दिख गई, मतलब एक दुकान ठेली जो भी है, यही दोनों चीजें उसके पास। अब मेरी नजर में वो बैड है, तो पहली बात तो मैं दोनों को कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं दोनों में से कोई एक चीज कंज्यूम करूंगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, यहाँ पे मैं अभी भी प्राइस के बेसिस पे चीजों को डिसाइड करूंगा। जो चीज सस्ती है, बुरी दोनों है, बट विच वन इज चीपर, मैं उसे ही कंज्यूम करूंगा। तो ये मैं जो सस्ती होगी मैं उसकी कमोडिटी को इस्तेमाल करूंगा। अब जरा सुनिएगा, यहां पे फॉर ऑप्टिमाइजेशन वी हैव टू कंपेयर प्राइस रेशियो with k, and what is the k here? K is coefficient of x axis variable upon coefficient of y axis variable। ठीक है, k की जो वैल्यू है वो है coefficient of x axis variable अपॉन coefficient of y axis variable। ठीक है, k की जो वैल्यू वो है coefficient of x axis variable अपॉन coefficient of y axis variable। ये k की वैल्यू होती है। क्वेश्चन को देख के बताओ, x एक्सिस का वेरिएबल कितना है 1, y एक्सिस का वेरिएबल कितना है 1, दैट इज 1/1, इट इज 1। बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? अच्छे से बड़े शांत बैठो सबके सब, लगता है मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो, जितना आप क्लास में रेगुलर रहोगे, जैसे आज आप जो लोग बैठे हुए हो, मेरी नजर आपके ऊपर है, एक भी स्टूडेंट आया और गया नहीं है। जो एक बार आ गया वो लगातार पढ़ रहा है। सच बताओ, अगर आपकी हैबिट है आने और जाने की, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन लाइव क्लास में, आपको समझ में कम आता होगा उस दिन। और जिस दिन आप ऑन मतलब लाइव होते हो तो स्ट्रगल कर रहे होते हो, मान लो कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही तो तब भी बैठे हुए होते हो। ये डेडिकेशन था नहीं, सिलेक्शन सिर्फ फीस देना से नहीं होगा। अब बहुत से लोग ऐसे उन्होंने फीस दे दी, सिलेक्शन काफी है नहीं इस चीज पर, पढ़ना पड़ेगा और अपना नेचर भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और नेचर कैसा? एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा क्लास में पढ़ने में। मैंने एक दिन क्लास 1 बजे रखी थी, आई थिंक लास्ट वीक मेरा कुछ ओकेशन था घर में, तो मैंने वो 1 बजे रखी थी, वेडनेसडे वाली क्लास, है ना। तो एक स्टूडेंट थी, वो उनका मैसेज आया मैम के पास में कि मैम देखना सर ने क्लास 1 बजे रख ली है। मैंने 1 बजे एक दिन रखी थी, लास्ट टू लास्ट शायद मंडे या वेडनेसडे शायद, है ना। मैम सर ने क्लास 1 बजे रख ली है, देखना मैं तो मेरे जो क्लास वगैरह होती है 4 बजे की टाइमिंग थी, अब 1 बजे रख ली है, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी। ठीक है, वो उस दिन मैंने बाय डिफॉल्ट रख ली थी क्योंकि कुछ ओकेजन था, क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता था थोड़ा पहले। समझो, कभी भी क्लास की टाइमिंग चेंज हो रही है तो ये मान के चलो समीर सर, सुधीर सर, कोई भी टीचर जो है, मेंटर जो है, क्लास कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, तो प्रीपोन या पोस्टपोन कर रहे हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं, चलो बच्चे ने बोला कि सर यार मैम टाइमिंग 4 बजे की थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे की बात बड़ी है। ये तीसरी क्लास थी उस दिन के बाद में, वो स्टूडेंट आज भी एब्सेंट है। आज तो 4 बजे ले रहा हूं मैं क्लास, आज क्या है? वेडनेसडे जो क्लास ली थी 4 बजे ली थी, तब कहाँ थे? नहीं आए, 2 क्लास से एब्सेंट है। यानी एक तो हम एब्सेंट तब होंगे जब हमारे टीचर टाइमिंग को थोड़ा बहुत वेरी करेंगे, हमें उस दिन क्लास अटेंड नहीं करनी है, और एक उस दिन भी एब्सेंट होगा जिस दिन हमारी मर्जी है हमें एब्सेंट होना है। दुनिया के सारे रीजंस को साइड में रख देना, पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। ठीक है,
तो वो मैं बीच में बात आ रही थी, मुझे अच्छा लग रहा है कि जितने लोग हो ना सबके साथ लाइव बैठे हो, अच्छा फील हो रहा है। और तुम देखो डेडिकेशन मेरे अंदर भी आ रहा है। ऐसे रहोगे ना, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा क्लास की। और क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, अरे आप सपोर्ट तो करो पढ़ने में मत सपोर्ट, फीस देना काफी नहीं है, रेगुलर रहना काफी है। या तो ये मैं बता देता हूँ, अराउंड 20-22 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 22 लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग ही परचेज करी है। आई डोंट केयर अबाउट देम, मुझे उनकी फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने रिकॉर्डिंग ही बोला है। बट जो लाइव क्या कर आए हैं वो लाइव अटेंड करें, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हमारी लिस्ट का, मतलब लिस्ट में एक दो क्वेश्चन और रह गए होंगे, बट वो अब आप कर लोगे, अब इतनी टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ केस नंबर 1 बनेगा, क्यों? क्योंकि जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो वो कांस्टेंट है, और जिसको तुम कंपेयर कर रहे हो प्राइस रेशियो को, वो भी कांस्टेंट है। तो यू कंपेयर टू कांस्टेंट वैल्यू, देन यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट आउटकम्स, दैट इज प्राइस रेशियो इज लेस देन 1, प्राइस रेशियो इज लेस देन 1। ये बात कंफर्म है कि कंज्यूमर एक टाइम में एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, ये शर्त है। प्राइस रेशियो 1 से कम है, प्राइस रेशियो इज लेस देन 1। सोचो प्राइस रेशियो 1 से कम है, मतलब ये ज्यादा रहा होगा। यहाँ पे गुड टू एक्सपेंसिव है, तो कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 0, देन एक्स की वैल्यू हो जाएगी m/p1। डायग्राम इसका बनाओगे, ये x है, ये y है, ये दिस, आप देखो x ओनली x है, तो डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार बनेगा, इसकी बजट लाइन, ठीक है। सिमिलरली केस नंबर 2, तो प्राइस रेशियो इज मोर देन 1, तो देखिएगा अगर ये ज्यादा होता है, प्राइस रेशियो इज मोर देन 1, प्राइस रेशियो इज मोर देन 1, है ना, प्राइस रेशियो जो है ये 1 से ज्यादा, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे गुड 1 महंगा है, गुड 2 चीपर है, तो यहाँ पे ओनली गुड वाई होगा, कमोडिटी वाई, और एक्स का यहाँ पे 0 होगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी m/p2 एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हो तो ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है। आखिरी केस नंबर 3, केस नंबर 3, जरा देखिएगा। केस नंबर 3, व्हेन द प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू 1। मजे की बात क्या है, पहले कम था फिर ज्यादा हुआ, अब बराबर है। अब एक बार बताओ, भले ही बराबर है लेकिन अभी भी तो जो दोनों कॉमोडिटीज वो बैड है, तो आई बजट लाइन तो आपकी ऐसी बनेगी। तो अब आपकी मर्जी है, इधर गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। या तो गुड एक्स को कंज्यूम करोगे या फिर कमोडिटी वाई को, इधर कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू m/p1, वाई इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू m/p2। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा अच्छे से? तो ये आप ये नोट कर लीजिए। और हमारी जो लिस्ट के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब अगली क्लास में मैं आपका एक थोड़ा सा कंसेप्ट तो आईओसी, पीओसी, एंजल कर्व और डिमांड कर्व से रिलेटेड करूंगा, फिर साथ ही साथ में फिलिप्स की इक्वेशन डिस्कस करूंगा। मतलब अगली जो क्लास होगी हमारी वेडनेसडे में, उस दिन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिमांड कर्व, और आप डिमांड कर्व, आईओसी, पीओसी और एंजल कर्व। आई थिंक ये चारों टॉपिक हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे। और साथ साथ आप अपनी वाली प्रिपरेशन भी रखना। उसके साथ साथ फिर मैं आपके सिलेबस की भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट फिर आपका इंटरटेम्पोरल चॉइसेस होगा, फिर आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होगा। तो यानी मुझे कंज्यूमर थ्योरी को कंप्लीट करने में 2 से 3 क्लासेस और चाहिए। 3 क्लासेस मेरी या 4 क्लास मैक्सिमम कंज्यूमर थ्योरी वाइंड अप हो जाएगी। जैसे मेरी कंज्यूमर थ्योरी वाइंड अप हो गई, ठीक है, तो फिर हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे कंज्यूमर थ्योरी का, जिसमें जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, ऑब्वियसली बात है, जो हमारा सिलेबस है, रिकमेंडेड सिलेबस, वो हम डिस्कस करेंगे।
ध्यान रखना गाइस, आपका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है कंज्यूमर थ्योरी में, थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स फॉर्म में, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे आप अपने एंड पर रीड कर सकते हो नोट्स फॉर्म में, थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे जैसे एग्जांपल इनकी थ्योरी, टेंजेंसी क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसी बेसिक बेसिक थ्योरीज, ठीक है, इलास्टिसिटी वगैरह क्या होता है, तो वो फिर आप अपने एंड पर पढ़ सकते हो। हमें अपने क्लास में कंसेप्ट करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो अराउंड सितंबर मिड तक हमारा कंज्यूमर थ्योरी खत्म हो जाएगा, एंड सितंबर लास्ट वीक तक मैं आप लोगों के साथ कंज्यूमर थ्योरी को न्यूमेरिकल्स कर लूंगा। अक्टूबर में हम लोग अपना प्रोडक्शन थ्योरी एंड मार्केट्स कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्शन थ्योरी एंड मार्केट्स, अक्टूबर में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 3 टॉपिक कवर करूंगा मैं, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट्स और जनरल इक्विलिब्रियम, ये अक्टूबर में खत्म कर देंगे। एंड फिर हमारा नवंबर पढ़ेंगे, दिसंबर में एग्जाम्स होंगे, फिर जनवरी, मैक्सिमम टिल जनवरी तक आपके का जो सिलेबस है, मैं इको की बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आईआईटी जैम का, राइट। तो अभी मैंने फ्रीक्वेंसी कम रखी हुई थी, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। तो जो भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप भी ऑफलाइन, अगर आप भी क्लास मिस कर रहे हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस को करते रहो, क्लास मिस कोई भी मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद सम न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।